अगर आप इस लोगो को पहचानते हैं तो मतलब आप नेटफ्लिक्स को जानते हैं, और जानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो आज लगभग 190 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत डीवीडीज को किराए पर देने वाले बिजनेस के रूप में हुई थी। जी हाँ, 1997 में मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने जब नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी तब इसका मेन बिजनेस डीवीडीज को किराए पर देने का था, क्योंकि उस टाइम पर डीवीडीज और इंटरनेट दो नई चीजें मार्केट में चल रही थी। इसीलिए नेटफ्लिक्स बनाने वालों ने इन्हीं दो चीजों को जोड़कर एक नई तरह का बिजनेस खड़ा करने का सोचा। इंटरनेट का शुरुआती दौर होने के कारण उस वक्त धड़ाधड़ नई वेबसाइट्स बन रही थी और इंटरनेट के जरिए नए नए कारोबार फल फूल रहे थे। Amazon जैसी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। इसीलिए मार्क और रीड ने इंटरनेट के जरिए कोई कारोबार करने का सोचा। वैसे तो ये दोनों ही बिजनेस में एक्सपीरियंस रखते थे, लेकिन इंटरनेट के जरिए क्या बेचा जाए इस बात को लेकर ये कंफ्यूज थे। पहले वीसीआर वाली कैसेट्स को किराए पर देने का सोचा गया, लेकिन ये आइडिया ज्यादा जमा नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स के मालिक चाहते थे कि लोग उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करें और वीएचएस टेप उनको डाक के जरिए भेज दी जाए, जिसे देखने के बाद कस्टमर डाक के जरिए ही टेप उन्हें वापस भेज दे। मगर डाक के जरिए भेजने और मंगवाने में पैसे ज्यादा लगते थे और इनके डैमेज होने का खतरा भी काफी था। दूसरा, हजारों की गिनती में वीएचएस टेप्स को स्टोर करना भी एक झंझट का काम था। इसीलिए वीएचएस के बजाय मार्क और रीड का ध्यान डीवीडीज की तरफ गया, जो उस टाइम पर एक बिल्कुल नई इन्वेंशन थी। 1995 में जापान में इन्वेंट हुई डीवीडी टेक्नोलॉजी साल 1997 में अमेरिका में लॉन्च हुई थी। नई होने के कारण डीवीडीज और डीवीडी प्लेयर दोनों काफी महंगे थे और चंद लोगों के ही पास थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब 1997 में नेटफ्लिक्स को लॉन्च किया गया तो मार्क और रीड ने ऑनलाइन डीवीडीज को किराए पर देने का फैसला किया, क्योंकि एक तो इन्हें स्टोर करना आसान था, मेल के जरिए भेजना आसान था और वीसीआर के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी के कारण ये टेक्नोलॉजी मार्केट में लंबे समय तक रहने वाली थी। शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर डीवीडी के हिसाब से चार्ज करता था, जिसमें कोई जितनी डीवीडीज मंगवाता था उस हिसाब से उसे पैसे देने होते थे। लेकिन 1999 में नेटफ्लिक्स ने मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया, जिसमें महीने के $16 दो और जितनी चाहे डीवीडीज मंगवाओ, उन्हें जितनी देर चाहे रख लो। इस सब्सक्रिप्शन प्लान ने नेटफ्लिक्स के साथ बहुत कस्टमर जोड़े, क्योंकि दूसरे डीवीडी रेंटल स्टोर समय पर डीवीडी ना लौटाने पर लेट फीस चार्ज करते थे और एक एक डीवीडी लेने पर ज्यादा खर्च आता था। इसीलिए महीने में एक बार पैसे देकर जितनी चाहे उतनी डीवीडीज मंगवाना ज्यादा किफायती था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स से जुड़ने पर मूवीज की ज्यादा वैरायटी मिलती थी, क्योंकि वैसे तो लोकल स्टोर पर जो डीवीडीज अवेलेबल होंगी कस्टमर को उन्हीं से ही चुनना पड़ेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स हजारों मूवीज और टीवी शोज का ऑप्शन देता था। 2006 तक नेटफ्लिक्स ने सिर्फ डीवीडीज किराए पर देने का कारोबार किया, जिसमें वेबसाइट का इस्तेमाल सिर्फ डीवीडीज ऑर्डर करने के लिए होता था। लेकिन साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने वो काम किया जिसके लिए आज हम उसे जानते हैं, यानी कि मूवीज और टीवी शोज को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर दिखाना शुरू किया। उस वक्त एक ही सब्सक्रिप्शन में आप डीवीडीज मंगवा सकते थे, और अगर आपके पास उतना फास्ट इंटरनेट है तो आप वेबसाइट पर अवेलेबल मूवीज को ऑनलाइन भी देख सकते थे। फिर जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ तो नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को फैलाया और डीवीडीज रेंटल बिजनेस जो सिर्फ यूएसए में था उसे धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि समय के साथ डीवीडीज का इस्तेमाल वैसे भी कम हो गया था और लोग ऑनलाइन कंटेंट पर ज्यादा फोकस करने लगे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ने 29 सितंबर 2023 को अपना डीवीडी रेंटल बिजनेस बंद किया और इस तारीख तक वो यूएसए में ओटीटी के साथ साथ डीवीडीज भी किराए पर दे रहे थे। तो इस तरह डीवीडी रेंटल सर्विस से शुरू होकर नेटफ्लिक्स दुनिया का एक जाना माना ओटीटी प्लेटफॉर्म बना। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।